हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। पहला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। दोनों ही लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले जान लेते हैं केमिकल चेंज क्या होता है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आ चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है तथा जिनके गुणधर्म नए होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना। अगर मान लीजिए कि दूध है, दूध से क्या बन जाए, दही बन जाता है। तो दही से दूध वापस नहीं ला सकते, तो इसी अवस्था को, इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज बोलते हैं। मतलब कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में किसी चीज का बदल जाना ही क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। ध्यान रहे, उस नई अवस्था से वापस उस अवस्था में वापस नहीं आ सकते। जैसे कि दूध से दही बनना, एक बार अगर दूध से दही बन गया तो वापस उस अवस्था में नहीं आ पाएंगे। इसी प्रकार से हो जाता है मोमबत्ती का जलना। एक बार मोमबत्ती जल गई तो पूरा मोमबत्ती नहीं बन पाएगी। मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल चेंज है, याद रखिएगा। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और पेपर का जलना, एक बार पेपर जल गया तो वो राख बन जाएगा, राख से पुनः पेपर नहीं बन पाएगा। तो ये आपका हो जाता है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। याद हो गया, किसी एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें यह परिवर्तन स्थायी होता, अपरिवर्तनीय होता। अपरिवर्तनीय का मतलब है कि दही से दूध पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऊर्जा निकलती है या सूखती है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन की। क्या होता है, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि बात करें पानी का बर्फ में जमना, पानी का बर्फ में जमना या बर्फ का पानी में पिघलना। जैसे कि पानी है तो इसको जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को पिघला देंगे तो पुनः क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि पदार्थ बदल नहीं रही है। यहाँ पे देखिए सॉलिड से लिक्विड हो जा रही है, लिक्विड से सॉलिड हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे है तो वो पानी का ही रूप, उसे पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसको आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदला जा सके और पुनः उसी अवस्था में वापस आया जा सके, तो उसे फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप क्या करें, किसी पेपर को काट दीजिए, पेपर को काट दीजिए तो फिर पेपर को, कटे हुए पेपर को फिर से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया। नमक में पानी, नमक को पानी में मिला दीजिए, फिर आप पानी से नमक को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। न्यू सब्सटेंस इज फाउंड एंड न्यू सब्सटेंस इज नॉट फाउंड। रासायनिक केमिकल चेंज में होता है यूजुअली परमानेंट एंड इरेजिबल, मतलब कि परिवर्तन का स्वरूप होता है। और फिजिकल चेंज में परिवर्तन नो सिग्निफिकेंट, नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का चेंज नहीं हो सकता। मतलब आप सीधे एग्जाम्पल में आप सीधे याद रखेंगे, केमिकल चेंज मतलब है जैसे कि लोहे में जंग लगना, बर्निंग, कुकिंग, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाता है, केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। भौतिक परिवर्तन दूध का बर्फ में, पानी का बर्फ में जमना, ये सभी, और पेपर का कटना, ये सभी क्या, मोमबत्ती का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। बस आप इतना याद रखिए। तो हमने क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वस्तु का चली जाएगी और वापस उस अवस्था में नहीं आ पाएगी। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस
reactants are converted into one or more new substance with different properties is called chemical reaction। सेम वही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ एक या एक से अधिक नए पदार्थों में बदल जाते हैं जिनके गुणधर्म भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ये सभी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, कागज का जलना, मैग्नीशियम का जलना, सिरका प्लस बेकिंग सोडा, ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वन आर मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। यह प्रक्रिया प्रायः स्थायी होती है, सामान्यतः उल्टी करना कठिन होती है, मतलब कि इरिवर्सिबल होती है, मतलब उसे पुनः रिवर्स नहीं कर सकते। ये सभी पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। हम बढ़ जाते हैं आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक पदार्थ होते हैं या प्रोडक्ट्स बने पदार्थ होते हैं। रिएक्टेंट्स आर द इनिशियल सब्सटेंस that take part in the reactions and products are the new substance formed। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अब केमिकल रिएक्शंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के द्वारा शो किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है। पहला, वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस। इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। अभिक्रिया प्रायः स्थायी होती है और सामान्यतः उल्टी करना कठिन होता है। अ केमिकल रिएक्शंस इज यूजुअली परमानेंट एंड जनरली डिफिकल्ट टू रिवर्स। देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, ये आपके बुक में डिफिनीशन ऐसे ही दी हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। देयर इज अ चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी का चेंज होता है। रंग में परिवर्तन देखा जा सकता है, जैसे चेंज इन कलर कैन बी ऑब्जर्व्ड। कोई ऑब्जेक्ट अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपका कलर में चेंजेस देखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठंडी से गर्म हो सकती है, गर्म से ठंडी हो सकती है। गैस का निर्माण देखा जा सकता है, अर्थात गैस निकलती है, जैसे कि वाटर है, आप उसको हीट करते जाइए, उसमें क्या हो जाता है, गैस निकलती जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो ये सभी कंडीशंस देखने को मिलती हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक परिवर्तन में। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर राइटन यूजिंग देयर केमिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा संकेत की सहायता से दर्शाया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो आप ये डिफिनीशन यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है फिर ऑक्सीजन, इसको क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में फिगर में भी आपको समझाया गया है। हाइड्रोजन का क्लोरीन में जलना, हाइड्रोजन और क्लोरीन जल करके क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, राइट कैसे करते हैं, ये आपको यहाँ पे समझाया गया। पहले सभी अभिकारकों को समीकरण के बाएं और उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स को दाएं लिखा जाता है। All reactants are written on the left side and products are written right side। सबसे पहले रिएक्टेंट्स को आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। प्रोडक्ट को आप राइट साइड में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि अभिकारों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर राइटन देयर केमिकल फार्मूला। प्रतीकों का उपयोग करके अभिक्रिया को दर्शाई जाती है। फिजिकल स्टेट आर इंडिकेट्स यूजिंग सिंबल, मतलब कि कुछ सिंबल्स जैसे कि प्लस हो गया, एरो का सिंबल हो गया, ये सभी के सिंबल्स का यूज करके क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को शो करते हैं, दिखाते हैं या लिखते हैं।
समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, अर्थात दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। द इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड। मतलब कि जो हम इक्वेशंस बनाएंगे उस इक्वेशंस को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो हम जान लेते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। The process of making the number of atoms of each element is equal to the on the both reactants side the product side। मतलब जो रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ एटम्स, और जो प्रोडक्ट साइड के यानी कि प्रोडक्ट साइड के जो रिएक्टेंट ऑफ एटम्स होंगे दोनों के इक्वल होने चाहिए। ये आपको याद रखना है। केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स इक्वल टू द बोथ ऑफ द रिएक्टेंट साइड ऑफ द प्रोडक्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया? मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। किसी रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को, अभिकारक और उत्पादों दोनों की संख्या को समान करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का संतुलन करना कहते हैं। महत्व, इम्पॉर्टेंस क्या है? यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करता है, यानी कि पालन करता है। इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाता है? कि मास को ना इधर क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आगे पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उनका पुनर्स्थापन किया जाता है। तो एटम्स आर नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस, ओनली रीअरेंज्ड। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ संयोजन। यहाँ में केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन क्या रहा है? HCl। तो यहाँ पे देखिए ये असंतुलित समीकरण है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 है, और क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। HCl कितना है? 1। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। अब HCl यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन 2 है तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होने चाहिए, तो क्या लगा देंगे? 2HCl लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत ही डिटेल से समझेंगे। छोटे से छोटे और कठिन से कठिन क्वेश्चन लेंगे, केमिकल इक्वेशन लेंगे और उनको बैलेंस करके आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे क्या आप केवल समझ लीजिए बस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को संतुलित करने के नियम, रूल्स ऑफ बैलेंसिंग। सबसे पहले उन तत्वों के एलिमेंट को संतुलित करें जो केवल एक ही बार उपस्थित है। फर्स्ट, बैलेंस द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओनली वंस। ठीक। सेकंड क्या है? उसके बाद उन समूहों को संतुलित करें जो दोनों ओर एक जैसे बने रहते हैं। देन बैलेंस द पॉलीटोमिक ग्रुप्स दैट आर सेम ऑन बोथ साइड। सबसे अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करें। बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट लास्ट। आवश्यकता अनुसार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट बदले, सूत्र यानी कि फार्मूला नहीं बदले। चेंज द कोफिशिएंट एज रिक्वायर्ड, डू नॉट चेंज द फार्मूला। मतलब कि हमें कोफिशिएंट बदलना है, मतलब कोफिशिएंट बदलना है, फार्मूले को कभी भी चेंज नहीं करना है बैलेंस करते समय। कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को हमेशा न्यूनतम पूर्णांक में रखें। यूज द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। जब भी हम वहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर का यूज करें, छोटे से छोटे नंबर का यूज करें। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना आप चुटकियों में सीख जाएंगे। बस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? ये आपको क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट गेट्स कोटेड with a thin layer of magnesium oxide in air. This oxide layer prevents magnesium from burning easily. Cleaning removes the oxide layer and helps it burn readily.
मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर हवा के संपर्क में आने से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। यह परत रिबन को आसानी से जलने नहीं देती है, इसीलिए इसे साफ करने पर रिबन आसानी से जल जाता है। तो क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज इट गेट्स कोटेड विथ a thin layer of magnesium oxide in air. This oxide layer prevents magnesium from burning easily. Cleaning removes the oxide layer and helps it burn readily. आप सोच रहे होंगे कि बड़ा हो जा रहा है, बड़ा नहीं है। आप क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आप जब तक अच्छे से लिखेंगे नहीं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके लिए जितना सुटेबल बड़ा आपको आंसर बन सकता है वही आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि हवा के सतह के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण और कंकालीय रासायनिक समीकरण से क्या अंतर है। तो यहाँ पे समझते हैं। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सीधी तरह से कह सकते हैं कि जो स्केलेटल इक्वेशन होता है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होता, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ये पूरी तरह से बैलेंस होता है। यहाँ पे देखिए ये नॉट बैलेंस है और ये हमारा बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, a chemical equations in which the number of atoms of each element is equal on both side। इसमें जो एटम्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं बोथ साइड। इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो क्लियर हो गया, बैलेंस और स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब हिंदी में बात कर लेते। कंकालीय समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है और यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। नोट, a balanced chemical equation always has the same number of atoms in each element on both sides। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 क्लास 10th चैप्टर 1 का केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में इसके चैप्टर को पहले हम क्या करेंगे, इसमें रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। और थर्ड पार्ट में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद वन शॉट आपका इसका डल जाएगा, आप पूरे एक वीडियो में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे। और फिर लास्ट में इसके MCQ को भी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि MCQ भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो के लिए आपका कुछ सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से हम वीडियो में सुधार कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।